अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के मुल्क के अंदर जाकर एक दूसरे को निशाना बना रही हैं। जैसा कि अगर इसराइल की बात की जाए तो उसने 13 जून से अपनी एयर स्ट्राइक स्टार्ट की हैं ईरान के अंदर, और अभी तक ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप अपनी जान गंवा चुकी है। ईरान की जो बड़ी मिसाइल बेसिस हैं उनको हैविली डैमेज किया है इसराइल ने। उसके साथ साथ ईरानियन न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह को हिट किया है, और भी बहुत से टारगेट्स हैं ईरान के जिसको इसराइल ने कामयाबी के साथ हिट किया है। अब उसके मुकाबले में ईरान भी रोज़ मिसाइल बैरेजेस मारता है इसराइल पर, जिसमें इसराइल का भी नुकसान हो रहा है। इन तमाम डेवलपमेंट्स पर हमने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, और उन वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उन तमाम चीज़ों को समझ सकें, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ सकें। लेकिन आज स्पेशली हम बात करने वाले हैं ईरान ने जो हाइफा के पोर्ट पर मिसाइल्स मारे हैं, खासतौर पर हाइफा सिटी पर। और इसके साथ साथ यहाँ बर्क 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर भी बात कही जा रही है, जो कि इसराइल और इंडिया दोनों यूज़ करते हैं। और इसराइल और इंडिया दोनों ने इन मिसाइल्स को ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किया है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर कुछ ऐसे शॉकिंग पॉइंट्स हैं जो कि जब आपको पता लगेंगे तो आपको पाकिस्तान और ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसकी कैपेबिलिटी का फिर अंदाज़ा होगा। दोस्तों, 16 जून को ईरान की तरफ से 40 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल और उसके अलावा कुछ ड्रोन्स फायर किए जाते हैं इसराइल के मुख्तलिफ एरियाज़ पर। इनमें तल अवीव को निशाना बनाया जाता है, नॉर्दर्न इसराइल के कुछ एरियाज़ को, और उसके अलावा हाइफा पोर्ट को। हाइफा पोर्ट इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। हाइफा की पोर्ट, एक तो वहाँ एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड मौजूद है। फिर हाइफा पोर्ट आती है जहाँ इसराइल की ऑलमोस्ट 30% जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, ये तिजारत है, वो उसी पोर्ट से होती है। और इस हाइफा पोर्ट के 70% स्टेक इंडिया की जो अडानी ग्रुप है उसके पास है। 2023 में ये मुआहिदा $1.2 बिलियन के एवज हुआ था, और इतने ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट शहर पर ईरानियन मिसाइल्स आकर लगे हैं, और ये चीज़ खुद इजरायली न्यूज़ एजेंसीज भी कंफर्म कर रही हैं। वो मैं विजुअल्स आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक हैं, और वो चीज़ यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ चली जाती है। लेकिन यहाँ इजरायली मीडिया एजेंसीज और उसकी नेवी ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने अपने बर्क 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को यूज़ करते हुए 8 ईरानियन ड्रोन्स को शॉट डाउन किया है, जबकि ईरानियन मिसाइल्स को शॉट डाउन करने के लिए इजराइल के आयरन डोम सिस्टम्स को, उसके साथ साथ एरो और डेविड स्लिंग जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को इस्तेमाल किया गया है। इवन दो जो बराक 8 मिसाइल है इसको इंडिया और इसराइल दोनों यूज़ करते हैं। इंडिया में इसे MR-SAM भी कहा जाता है, और इसराइली नेवी जो इसका वेरिएंट यूज़ करती है उसे बराक 8 कहा दिया जाता है। इस मिसाइल की जो करंटली ऑपरेशनल मिसाइल है बराक 8 या MR-SAM आप इसे कह दें, इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर के दरमियान है। और ऑफिशियल इंडिया और इसराइल का दावा यह है कि ये किसी भी किस्म के मिसाइल को, रॉकेट को, ग्लाइड बॉम्ब को, ड्रोन को या फाइटर जेट को रोकने के काबिल है। लेकिन अब इसकी परफॉर्मेंस पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं, क्योंकि इसने 8 स्लो मूविंग ड्रोन्स को शॉट डाउन किया है, लेकिन हाइफा पोर्ट पर आने वाले किसी भी मिसाइल को ईरानियन नेवी का ये बर्क 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम रोकने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से जो ऑयल रिफाइनरी है उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, जिसकी डैमेज की पिक्चर्स आप यहाँ देख सकते हैं। और ऑयल रिफाइनरी जो है वो बंद कर दी गई है वक्ती तौर पर, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ डैमेज हुआ है। इसके साथ साथ पोटेंशियल डैमेज की रिपोर्ट हाइफा पोर्ट पर भी आई हैं, लेकिन अडानी ग्रुप और इंडियन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो हाइफा पोर्ट है उसको कोई खास डैमेज नहीं हुआ है और वो बिल्कुल ऑपरेशनल है, जबकि जो ऑयल रिफाइनरी थी उसी के करीब वो डैमेज हुई है और उसे बंद कर दिया गया है। इसी को लेकर इंटरनेशनल एनालिस्ट अब इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि मई के महीने में जब पाकिस्तान ने 9 मई की सुबह को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया इंडिया के खिलाफ, तो पाकिस्तान ने अपने सबसे निचले दर्जे के रॉकेट सिस्टम्स को फायर किया इंडिया की तरफ, फतेह 1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को, जिन्होंने उधमपुर बेस को हिट किया, फिर श्रीनगर बेस को भी हिट किया, आदमपुर बेस को हिट किया। अब उधमपुर बेस की सैटेलाइट इमेजरीज आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें एक एमुनिशन स्टोरेज जो कंपाउंड होता है मेन एयर स्ट्रिप के पास वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। मेन एयर स्ट्रिप पर 3 रॉकेट्स आके लगे हैं। इसी के साथ साथ आदमपुर बेस के पास भी एटलीस्ट 4 से 5 फतेह 1 रॉकेट्स आके लगे हैं, और उसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई थी बाद में, क्योंकि उस वक्त बहुत सी फुटेजेस नहीं आई थी क्योंकि इंडिया ने वहाँ इंटरनेट का क्रैकडाउन लगाया हुआ था। अब इन तमाम इंडिया की एयर बेसिस पर और उसके अलावा दूसरे भी बहुत से क्रिटिकल इंडियन इंस्टॉलेशंस थी जहां पर इंडिया ने अपने इन MR-SAMs को या बर्क 8 मिसाइल्स को डिप्लॉय किया हुआ था,
और वो पाकिस्तान के फतेह-1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को, जिसकी रेंज सिर्फ 140 किलोमीटर है। और चूंकि ये रॉकेट सिस्टम्स होते हैं तो इनकी टर्मिनल स्पीड भी निस्बतन कम होती है एक प्रॉपर बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले में। तो एमआर-सैम्स कंप्लीटली उन्हें भी रोकने में नाकाम रहे थे। और अब दूसरी तरफ जब ईरानियन मिसाइल्स आए हैं तो वहाँ स्लो मूविंग ड्रोन्स को तो इन्होंने रोक लिया, लेकिन जो प्रॉपर मिसाइल्स थे जिसके बारे में ऑफिशियली ये क्लेम किया जाता है कि बर्क 8 रोक सकता है, तो वो नहीं रोक पाया इसराइल की तरफ से। और जब इंडिया को भी फतेह-1 का सामना करना पड़ा तो तब भी बर्क 8 फेलियर का शिकार हुआ। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स वगैरह गए थे उन्हें इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया था एमआर-सैम ने या बर्क 8 ने, जो कि एक स्लो मूविंग टारगेट को इंटरसेप्ट करना निस्बतन आसान है। और दूसरा, पाकिस्तान ने ड्रोन इसी नीयत से ही फायर किए थे कि इंडिया अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने पर लगाएगा, और जब इनका एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेट होगा तो तब मिसाइल्स या रॉकेट्स मारे जाएंगे जो कि ईजीली इनको इवेड कर सकते हैं। और वैसा ही हुआ, और इसी वजह से पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ नुकसान भी हुआ, जिसको बाद में इंडिया अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी माना कि उनकी मल्टीपल एयर बेसिस और दूसरी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस डैमेज हुई हैं। Aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of controls, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. और सेम यही चीज़ ईरान और इसराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में भी देखी गई है, जहां इस बर्क 8 की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, जो कि हाइफा के शहर की हिफाजत नहीं कर सका, क्योंकि उसकी हिफाजत के लिए नॉर्मली इसराइली नेवी और उसकी जो कॉर्वेट्स वगैरह हैं वो डिप्लॉयड रहती हैं, और उन्हीं पर ये बर्क 8 मिसाइल्स भी लगे होते हैं। दोस्तों, इसको लेकर कुछ और भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह मेन चैनल पर भी डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।